छोटे दल बड़ी भूमिका की बात करने वाले हैं और मुझे पुराना दोहा याद आ रहा है, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बहुत हद तक सटीक बैठता है, क्योंकि ये पार्टियां बड़ी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है, और बहुत सारी पार्टियां हैं इसकी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमको ध्यान में आता है बीजेपी, सपा, बसपा, बहुत जाएंगे तो आरएलडी। लेकिन ये छोटी छोटी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसका मैट्रिक्स बहुत हद तक बदल दिया है। हम अक्सर बात करते हैं कि बीजेपी को 2017 में बड़ी जीत मिली, लेकिन उस बड़ी जीत में छोटी पार्टियों की छोटी और अहम भूमिका थी, इसको नहीं भूल सकते। तो हमारे साथ जो 3 मेहमान हैं छोटी पार्टियों के हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि छोटी पार्टियां हैं लेकिन घाव गंभीर करती हैं। तो मैं संजय निषाद जी, मैं चाहूंगा, बल्कि उसके पहले मैं तीनों पार्टियों से चाहूंगा, तीनों दल एक एक करके, संजय जी से हम शुरू करेंगे। और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, मैंने आपकी भूमिका को माना, मैं मानता हूं आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बावजूद ये एक परसेप्शन है, और परसेप्शन क्या है, अगर हकीकत भी है, ये पता नहीं चलता कि ये छोटी पार्टियां कब कहां चली जाती हैं। चुनाव से पहले बात कर रही होती है, सपा में अक्सर बीजेपी से हाथ मिला लेती है। कोई पार्टी जो है बसपा के खेमे में नजर आती है, चुनाव होता है तो सपा से हाथ मिला लेती है। तो सर कोई मतलब पहले तो आप स्पष्ट कर दें कि आप लोग किस किस पार्टी से समर्थन में हैं, और ये समर्थन कितने दिन का है, चुनाव तक का है कि चुनाव के बाद भी कोई वैचारिक आधार है। संजय जी से शुरुआत करें, फिर तीनों पार्टियों से एक एक करके। पहले तो डीडी न्यूज को मैं धन्यवाद दूंगा कि छोटे दलों की एक महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र होगा, और उसके लिए रहा सवाल कि कब बनती, कब पार्टी क्यों बनती छोटे दल। जब बड़ी पार्टियां अपने वादे से मुकर जाती हैं, जो घोषणा पत्र में लिखती हैं उसे काम नहीं करती हैं। लोकतंत्र में संविधान समस्याओं का समाधान है, और जब उनके समस्याओं का जिन समुदायों का, जिन जातियों का, जिन वर्गों का समस्याओं का समाधान नहीं होता है, जिन कुछ व्यक्तियों का समाधान नहीं होता, उन्हें निश्चित रूप से एक पार्टी बनानी पड़ती है। एक रहे मान्यवर कांशीराम, देखा होगा कि दलदल में रहे कांग्रेस ने 70 साल तक किस तरीके से संविधान के सहारे राज किया, लेकिन इस देश को आज़ाद कराने वाले 578 जातियां जिन्होंने देश को आज़ाद कराया था, अंग्रेजों ने कानून बनाकर उन्हें उजाड़ा था, संविधान लिखवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन 578 जातियों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए पहला कमीशन बना था अंथा सैमन एंग्यार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी। उसने लिखा था कि भाई SC ST से भी खराब इनकी दशा है, इन्हें अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा है। अगर उन्हें बसाया होता तो शायद आज डॉक्टर संजय को निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल का निर्माण नहीं करना पड़ता। अगर उन पार्टियों ने इनके साथ नाइंसाफी की है, उसके लिए 6 घंटे 16 मिनट मैंने डिबेट कराया था। मीरा कुमारी जी उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे, लेकिन उस कमीशन को कबाड़ में डाल दिया गया, और उसके क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित जो जातियां जो देश को आज़ाद कराने में आज रोड पर पाइपलाइन में घूम रही हैं, ढेर सारी जातियां आज हवा में घूम रही हैं, वोट तो दे देती हैं लेकिन नोट और नौकरी से कोसों दूर हो जाती हैं। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि SC का जो कैटेगरी है 27-23% जो आरक्षण है, एक बिरादरी का कब्जा है, 27% आरक्षण पर एक बिरादरी कब्जा है, तो और बिरादरी कहाँ जाएंगी। कहते जात पात मत देखो, तो जाति का सर्टिफिकेट देने का काम आज के दिन में संविधान में लिखा हुआ है। तो अगर जिनको छूट गए हैं, जिन्हें समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, तो कहा गया कि सत्ता के जो हिस्सेदार होते हैं वो सबल होते हैं, और जो सत्ता के शिकार होते हैं निर्बल होते हैं। ये लोकतंत्र है, यहाँ कोई पैदा नहीं किया जा सकता, एक से लेकर दूसरे को दिया जाता है। टैक्स तो सभी लोग देते हैं, लेकिन फायदा किसे पहुंचा है। तो आज के दिन में छोटे दल का निर्माण इसीलिए हुआ, नए दल का, जिनकी समस्याओं का समाधान हो। लोकसभा विधानसभा में भी किसी नेता को बोलने का टाइम नहीं मिलता है। एक पार्टी को अवसर मिलता, पहले उस पार्टी के अध्यक्ष को अवसर मिलता है। अध्यक्ष अगर उस नेता को अवसर देगा तो देगा, तो दल को बनाना ही पड़ेगा अपनी आवाज उठाने के लिए विधानसभा लोकसभा में। अपनी आवाज उठाने के लिए दल बनाया, लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि आप आज बीजेपी के साथ हैं, ठीक है, फिर मैं आगे भी बढ़ूंगा। आज आप बीजेपी के साथ हैं, लेकिन पहले जो है खबरें आ रही थी कि आप टकटकी लगाए हुए समाजवादी पार्टी की तरफ भी देख रहे थे बीच में, पता नहीं वहां से क्या हुआ, लेकिन ठीक है, आरोप गलत है, ठीक है, आप उसका खंडन करें बिल्कुल। तो अब सवाल ये कि बीजेपी के साथ ये कितने दिन की दोस्ती है आपकी, पक्की दोस्ती है?
देखिए, नीतियां अगर नीयत सही होती पिछली सरकारों की तो इनके लिए नीति बनती। इनके लिए नीति बनाने के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, इनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में हिस्सेदारी के लिए है, संख्या के हिसाब से इनकी भागीदारी के लिए है। उस नीति बनाने के लिए मैं समाजवादी पार्टी के साथ था 1 साल तक। अगर उन्होंने कहा, जिस तरीके से कहा कि नहीं, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी हिस्सेदारी बसपा का नाम है, इन्होंने कहा मैं समाजवाद का है। 2 सीटों की बात थी, उन्होंने नहीं दिया। लास्ट में हमें भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण के मुद्दे पर इन पार्टियों ने क्या खेला खेला, विश्वासघात किया, फिर भी इनके साथ रहे कि 2019 में सरकार बनेगी, इनकी नीतियां, इनके लिए काम किया जाएगा। मजबूरन हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए आना पड़ा कि केंद्र और राज्य में इनकी सरकार है। अब रिटायर्ड जज कुछ नहीं कर सकते हैं। जो वर्तमान में जज है उससे उम्मीद है कि उनकी कलम चलेगी। बाकी जितने लोग जातियां हैं उनका हिस्सा भारतीय जनता पार्टी देगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी। दीपक जी, ये सवाल आपसे है सीधे तौर पे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जी, सबने देखा चुनाव में पिछली बार क्या हुआ। आरोप आपके ऊपर यही लगा कि चाचा भतीजे की जो लड़ाई हुई और उसके बीच में जो नेताजी पिसे, उसी की वजह से आपकी पार्टी ने जो बाद में बनी उसने पूरी तरह से हरवा दिया और जो नतीजे आए वो सबके सामने थे। इस बार फिर हमने देखा कि भतीजा पहुंचता है और चाचा के पैर छूता है। तो जनता ये सब नहीं देख रही क्या? देखिए, जनता तो यह भी देख रही है कि छोटे दल ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। छोटे दल भी नहीं, छोटे दल ही। लोकतंत्र जब बड़े दल, बड़े लोग अंधेरों के साथ एक गठजोड़ कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, तो यही दीपक, यही चिराग हैं जो अंधेरों से लड़ते हैं और सवेरा को यथावत रखते हैं। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की इंतहा नहीं होती। जो मौसमों के साथ बदल जाते हैं वह लोकतांत्रिक इतिहास उत्तर प्रदेश और देश का है कि वो कभी मौसम नहीं बदल पाते। तो एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, मानने वाले छोटे लोग हैं तो उन्हें क्या बड़ी बात कहने का अधिकार नहीं है। एक बात और कह, एक और बात कह दूं, आप कल्पना करिए जब ब्रिटानिया हुकूमत के बाद कांग्रेस की हुक्मरानी थी, अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और JB कृपलानी, ये बड़े लोग चाहते तो विदेश मंत्री हो सकते थे, कोई बड़े मंत्रालय ले सकते थे, लेकिन अगर इन दोनों लोगों ने छोटे दल नहीं बनाए होते तो आज हमारा मुल्क चीन की तरह से अलोकतांत्रिक देश होता। आज यहाँ लोकतंत्र की फसल नहीं लहरा रही होती। लोकतंत्र को बचाने का काम अगर कोई करता है तो छोटे दल ही करते हैं। एक बात और, चाणक्य ने कहा, मैंने चाणक्य की बात है, तुम सुन ले, आप सुनिए बिल्कुल। चाणक्य ने कहा है, तृणो अपि प्रयोजनम अस्ति। लोकतंत्र में न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरम। सर, आप छोटे होते तो आपको इतना बड़ा दूरदर्शन मंच नहीं देता। इसलिए ये नहीं है कि आप छोटे हैं, छोटी पार्टी है, हम समझते हैं आप लोग बड़ी भूमिकाओं को ध्यान में रखा बिल्कुल, इसीलिए दूरदर्शन का इतना बड़ा मंच। लेकिन मैं फिर भी, आपने कहा ठीक है छोटी पार्टियां होनी चाहिए, डेमोक्रेसी में उसमें हर्ज क्या है, लेकिन सवाल है कि क्या आप लोग जानते हैं, आप में से कोई बता सकता है उत्तर प्रदेश में कितनी छोटी पार्टियां हैं? सर हाँ, 290 पंजीकृत पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में अकेले, जो पिछले चुनाव में लड़ी थी। तो विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं कह रहा, मुल्क में 2 ही नहीं सर, मैं उस पर हुक्मरानी रहे। नहीं दीपक जी, उस पर कोई सवाल नहीं है, मैं सिर्फ एक जानकारी के तौर पर, ताकि लोगों को, हाँ ठीक ना, मैंने कहा 290 पिछले चुनाव में थी, इस बार की गिनती 500 से ज्यादा हो सकती है जो छोटी पार्टी हैं। तो बहरहाल, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्टी है वो हमारे साथ हैं। तो दीपक मिश्रा जी आपने बताया, पर दीपक जी आपने जब हम संजय निषाद जी ने एक बताया कि क्यों इन्होंने पार्टी बनाई, क्यों इनकी पार्टी आई, पर सवाल है कि आपकी पार्टी तो एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा, चाचा भतीजे में झगड़ा हुआ, चाचा ने अपनी पार्टी बना ली, भतीजे को पटकनी दे दी, भतीजे चाचा के पास फिर से जो है उनकी शागिर्दी में आ गए। तो सवाल है कि कोई ठोस आधार है कि ये पर्सनल दुश्मनी के कारण बनी? नहीं, कुछ भी वैयक्तिक नहीं था, एक विरासत, समाजवादी विरासत, लोहिया जयप्रकाश की विरासत थी, इसलिए दल बनाया गया। और एक बात और मैं कह दूं, हमारा दल कभी भी, वो कहते हैं ना कि तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा। पहले दिन से आदरणीय शिवपाल सिंह जी कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में, उसके बाद देश में एक समाजवादी सोच की सरकार बनाना चाहते हैं। कोई इस बयान में कभी तब्दीली आई हो तो बताइए। हम किसी के दर पे नहीं गए और न जाएंगे। और एक चीज और बता दें,
कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले। उस इंकलाब का जो आज भी उधार सा है, और उस इंकलाब के लिए जितने भी दल बनाने पड़ेंगे बनाएंगे, लेकिन उस विरासत में आंच नहीं आने देंगे। एक वाक्य आप बताइए, जब शिवपाल जी किसी के दरवाजे गए हो कशकोल लिए हुए कि हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए, नहीं उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही ना, क्योंकि आपके दरवाजे पर खुद ही आ रहे हैं। अनिल जी को ले आते हैं, जरा राष्ट्रीय लोक दल के ऊपर भी निगाहें लगी हुई हैं। अनिल जी, डील क्रैक हो गई है समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि हर रोज एक नई खबर आती है कि फिर बैठक हुई और बैठक में नतीजा नहीं निकला। कितनी सीटों पर बात चल रही है अब? माइक ले ले सर, माइक 403 सीटों पर बात हो रही है परासर जी। 403 सीटों पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन लड़ने जा रहा है, और सीटों को लेकर के कहीं कोई मतभेद नहीं है। दोनों लोग मिलकर के लड़ेंगे। दोनों लोग उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना चाहते हैं। दोनों लोग मिलकर के जो उत्तर प्रदेश का कुशासन है, जो उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ सरकार ने वादे किए थे, अपने घोषणा पत्र में कहा था, एक भी घोषणा पत्र में जो भी बात उन्होंने कही थी उसको पूरा नहीं किया। हमारा गठबंधन किसानों की समस्याओं को लेकर के काम कर रहा है और किसानों के लिए आगे सरकार बना करके किसानों के उत्थान के लिए काम करेगा। जो घोषणाएं इन्होंने की थी उन घोषणाओं को इन्होंने पूरा नहीं किया। हम किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर के, किसानों के विकास को लेकर के, किसानों के उत्थान को लेकर के हम काम कर रहे हैं और आगे भी। अनिल जी कल ही खबर आई है एक मिनट, कल ही खबर आई है कि 30 सीटों पर जो है बात हुई है कि आरएलडी 30 सीटों पर लड़ेगी। क्या इसकी पुष्टि कर सकते हैं आप कि अभी भी डील चल रही है, अभी फाइनल नहीं? नहीं, कोई डील नहीं चल रही है। मैंने कहा ना कि मतलब डील का मतलब, कहने का मतलब कि बातचीत चल रही है कि 30 सीटें डन हो चुकी हैं। नहीं, बातचीत जब दो दल बात करते हैं तो उसमें बात होती है कि कौन कहां से जीतेगा, कौन सा उम्मीदवार कहां से, यानी अभी 30 सीट वाली बात भी फाइनल नहीं है। ठीक है, मैं आगे सीट की कहीं कोई विवाद नहीं है, ना आगे होगा ना है। ठीक है सर, लेकिन मेरा आरएलडी से सवाल ये है कि आरएलडी की कोई आइडियोलॉजी है? क्योंकि 2002 में आप बीजेपी के साथ गए, फिर उसके बाद 2007 में अकेले लड़ते हैं, 2012 में कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, 2017 में अकेले लड़ते हैं, 2022 में जो आप सपा के साथ आ जाते हैं। तो सवाल यह है कि कभी इधर कभी उधर कभी इधर, मतलब मौसम जहां का देखें वहां। नहीं, हमने कोई दलीय बात नहीं की। हम किसानों को, मैंने कहा ना कि हम किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। किसानों का विकास, किसानों का उत्थान, किसान का भला कैसे हो, उस आधार पर हमने समझौते किए। आज हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। दोनों दलों की विचारधारा एक है, दोनों किसानों के लिए लड़ रहे हैं। और राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी किसानों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। मतलब पांच चुनाव से आप किसानों के हक के लिए बार बार पाला बदलते रहते हैं। नहीं, कभी बीजेपी किसान हितैषी हो जाती है, कभी सपा हो जाती है, कभी आपको लगता है नहीं हमारे लड़ेंगे तो किसानों का भला करेंगे, कभी लगता है समाजवादी पार्टी किसानों का भला करेंगे। पहले भी कहा कहीं तो टिकिए। हमारी प्रतिबद्धता किसान है, मजदूर है, सभी वर्ग के लोग हैं। हम उनके प्रति प्रतिबद्ध हैं। किसानों के साथ अन्याय ना हम बर्दाश्त कर पाए हैं, ना करेंगे। और किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों को कुचलने की बात हो रही थी, तो राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी अजीत सिंह जी उस समय थे, उन्होंने और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने उस किसानों को ताकत देने का काम किया, किसान आंदोलन को टूटने नहीं दिया, किसानों की आवाज को मजबूत करने का काम किया। और हम किसानों की ही आवाज को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम किसान के साथ। तो टिकैत जी को टिकट देंगे क्या? किसान पर आयकर लगाने की बात हुई, हमारे नेता ने विरोध किया। सर, टिकैत जी को टिकट देंगे क्या? क्योंकि हवन तो साथ साथ हवन करेंगे, गाना बज रहा था, हवन साथ साथ किया था, टिकट देंगे क्या? टिकैत जी हमेशा चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर, उनकी पुण्यतिथि पर हमेशा जाते रहे। नहीं, मैं टिकट का सवाल है। और टिकट देंगे क्या? लड़ेंगे वो? क्योंकि वो तो मना कर रहे हैं। आप टिकट देंगे उनको? क्योंकि आपकी टिकट, आपकी टिकट से वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं आपके समर्थन से। वो अलग बात है, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। लड़े थे, अब उनकी यूनियन है, वो भी किसानों के लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल और किसान एक दूसरे के पूरक हैं। किसान और राष्ट्रीय लोकदल को अलग करके नहीं देखा जा सकता। राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश में एकमात्र राजनीतिक दल है जो किसानों के लिए संघर्ष कर रहा है, किसानों की बात कर रहा है, किसानों की आवाज को उठाने का। निषाद समाज में किसान नहीं है क्या सर? क्योंकि सारे किसानों की जिम्मेदारी इनकी है, तो निषाद समाज में भी तो किसान होंगे, उनकी जिम्मेदारी आप लेते हैं कि वो भी आपने आरएलडी को दे रखी है? पहले तो मैं दो बात करूं कि समाजवादी से छोड़कर आए शिवपाल जी, जब समाजवादी पार्टी में बहुत बड़े नेता थे, तब समाजवाद का विकास पूरे देश में नहीं हुआ।
तब और समाज के लोग नजर नहीं आए। अब जब चाचा भतीजे में झगड़ा हो गया तो समाजवाद दिखता है। आरएलडी की बात करते, किसानों की बात, किसान का दिल होता मिल। जब जब भी ये लोग किसी सरकार के साथ रहे हैं, वो खाली मिलें बिकती रही है, किसानों का दिल बिकता रहा। क्या दशा रही किसानों की कि 30 साल से लोग पार्टी बनाए और किसानों की दशा कहाँ पहुँच गई। मैं तो बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि अब जब से मैं आया हूँ 2 साल से एक भी मिल नहीं बिकी। जो भी मिले थी वो स्टार्ट हो रही हैं। खरीद का रेट कितना बढ़ गया है। आज के दिन में मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ इसीलिए हूँ कि जो उनकी कुछ नीतियाँ हैं वो उनका मैं समर्थन करता हूँ कि सीधे किसानों के खातों में रुपया, किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा था मिल बेचने का, उसको रोक करके मिल स्टार्ट करना। आज के दिन में हर वर्ग के, आप ये कहते हैं हम किसान की बात करते हैं, टिकैत भी कहते हैं किसान की बात करते हैं, और किसान तो किसान बना हुआ। आज 70 साल से ये लोग सरकारें चला रहे थे मिल के। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, 2019 में ये लोग सपा और आरएलडी एक साथ मिली थी, उस समय बसपा भी थी और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई। आज बहुजन समाज पार्टी अलग हो गई है। किस वोट से ये लोग 2019 में जब स्टैंड नहीं हो पाए, आज बसपा अलग हो गई, तो किस वोट से स्टैंड होंगे उस समय? आखिर इन्हें क्यों उस समय 2019 में ये जनता 2019 में सपा बसपा और आरएलडी एक थे, क्यों नकार दिया? तो किस वोट से ये लोग 2022 में चुनाव लड़ने आ रहे हैं, किस मुंह से आ रहे हैं? निषाद जी, आपने कहा कि बीजेपी की नीतियां रही जिनकी वजह से आप बीजेपी के साथ आ गए हैं। हाँ, छोटे दलों की इमेज ये खराब क्यों होती है जब आप ही की जैसी पार्टी के लोग सामने आते हैं और जब डील होती है? आपने तो 3 बड़ी बड़ी बातें कर दी। आपका तो मानना था कि उप मुख्यमंत्री भी आपको बना दिया जाए, आपके बेटे को केंद्र में मंत्री बना दिया जाए, राज्य में मंत्री बना दिया जाए, राज्यसभा की टिकट आपको दिए और राज्यसभा में आपको लेकर आया जाए। इस तरह की डील जब होती है तभी लगता है कि छोटे दल आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बड़ी पार्टियों से वो कुछ ना कुछ ले लेंगे। नहीं, डील की बात नहीं है। आप देखो, आज राम मंदिर मुद्दा तभी राम मंदिर बन पाया जब भारतीय जनता पार्टी पावर में आई। धारा 370 वहीं मैं आ रहा हूँ धारा 370 तभी खत्म हुआ जब भारतीय जनता पार्टी पावर में आई। जब निषाद पार्टी के पदाधिकारी या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके लोग जब पावर में रहेंगे तभी तो निषाद पार्टी की जो मुद्दे हैं, जो नीतियां बनी है, जो लक्ष्य हैं, जो उनके वादे किए गए वो पूरा होंगे। आज के दिन में इंजीनियर प्रवीण निषाद अगर सदन नहीं जाते तो जिन फाइलों को कांग्रेस ने गायब कराया था वो कैसे खोज के लाते? आज संविधान में लिखा हुआ कि 1961 में हमारी गिनती 70 लाख थी, 2011 में गिनते गिनते इन लोगों ने 3000 मझवार को कर दिया। आज के दिन में कैसे पता चलता कि 66 समूहों ने इस देश को आजाद कराया है, कानून बनाता? तो जब तक हम सदन में नहीं जाएंगे, बड़े पदों में नहीं जाएंगे, तो ये अधिकारी और विभाग कैसे सुनेगा? कब तक हम दूसरे के सामने कटोरा लेके भीख मांगते रहेंगे? इसलिए निषाद पार्टी ने अगर पार्टी बनाई है तो निश्चित रूप से उसके पार्टी के सदस्यों को बड़े पदों पर भी पहुंचाने की जिम्मेदारी है और अपने समाज का हिस्सा लिखाने के लिए जो जो समुदाय निर्बल है उन्हें सबल बनाने के लिए निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन। ऐसा नहीं है कि खाली निषाद जाए, डॉक्टर संजय जाए। अभी हमने 3 साल में 2013 में हमने संकल्प लिया है, 13 जनवरी 2013 को। अभी मेरा अयोध्या में मेरा संकल्प दिवस है। आज 7 सालों में 70 साल का इतिहास उठा के बदल दिया है। कैसे इस देश के साथ, इस देश के आजाद कराने वाले जातियों के साथ कितना अन्याय हुआ है। इनका समाजवाद था तो कोई दिखता नहीं था। मैं कहता हूं, अगर सामाजिक न्याय समिति कहती है कि जितनी संख्या थी, आज के दिन में आयोग में बैठे लोग किस तरीके से नौकरियां बंदर बांट करते थे। किसी थाने में मैं कहता हूँ किसी उप मुख्यमंत्री का पद आपने मांगा है, मैं कहता हूँ मांगा नहीं। हमारे लोग तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी बनाए हैं। हम कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, क्या समाजवादी पार्टी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाएगी? मैं कहता हूँ आज के दिन में हमारी पार्टी ने इस समस्याओं का केवल निषाद के लिए नहीं है, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन वो सारे लोगों के लिए है जिनको सपा बसपा कांग्रेस ने कानून बनाकर उजाड़ा है, कानून बनाने की इनका हिस्सा लूटा है, उन्हें सबल बनाने का। संजय जी, 1 मिनट, आपने अभी जो वक्तव्य दे रहे थे, मैं जल्दी से आपका जवाब, फिर बाकी मेहमानों के पास भी। अभी आपने जो बात कही अपने, उसमें आपने 2 मुद्दों का जिक्र किया। आपने एक राम मंदिर की बात कर दी, एक 370 की बात कर दी। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ज्यादातर हम लोगों को छोटी पार्टियों का जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, बड़े मुद्दे होते हैं, उन पर रुख क्या होता है जनरली पता नहीं चलता लोगों को। लेकिन आप जिस बेबाकी से आपने राम मंदिर को लेकर और कश्मीर की बात करी, क्या ऐसे बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर भी क्या इन छोटी पार्टियों का कोई रोल या भूमिका होती है, कोई मत होता है? क्या इंपॉर्टेंट है उसको भी क्या काउंट करना?
देखो 70 साल से देश आजाद हुआ और कई बार बीजेपी की सरकार रही, लेकिन राम मंदिर तो तभी बना जब निषाद पार्टी उसके साथ 2019 में सरकार बनाई और आज मंदिर बन रहा है। क्योंकि भगवान राम को तो नैया ही पार करवाने वाले। 70 साल से भारतीय जनता पार्टी में कई बार सरकार रही, धारा 370 नहीं खत्म कर पा रही थी। धारा 370 तब खत्म हुआ जब निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में आई। तो हम तो राष्ट्रीय मुद्दे के साथ हैं कि रब राम के कैबिनेट में निषाद राज अतिथि बनकर आए थे, तब राम राज आया था, फिर से वो राम राज निषाद पार्टी लाना चाहती है कि सबकी गरीबी खत्म हो जाए और सबके घरों में ताले न लगे और सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बराबर मिले। राम राज का मतलब नहीं है कि रावण राज। लकी चार्म है क्या? बीजेपी के लकी चार्म है आपके आते ही सब कुछ कर दिया बीजेपी? निश्चित रूप से आज के दिन में 70 साल से हमारा समाज वोट देता रहा और जहां से राम को गंगा पार किया गया था और उसी गंगा में जो मुगलों और अंग्रेजों को मौत के घाट भी उतारा था, किसी ने एक ईंट भी निषाद राज के किले पर नहीं रखा था। मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम एक इतिहास को वहां आज के दिन में पर्यटक स्थल घोषित है और निषाद राज के किले पर निषाद राज राम के गले लगी मूर्ति बन रही है कि फिर से शांति आए। जब राम और निषाद राज गले लगे थे तब शांति आई थी, फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का नेचुरल अलायंस है, फिर शांति आई। मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे ये बात अच्छी लग रही है कि हमने छोटी पार्टियों को ये बड़ा मंच दिया और छोटी पार्टियों के जो बड़े मंसूबे हैं और कितने प्रखर वक्ता भी हैं, तीनों हमारे साथ हैं, ये भी देश के सामने जाना चाहिए। छोटी पार्टियां, मैंने इसलिए शुरू में कहा देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। दीपक मिश्रा जी जी सवाल है कि एक बात यह है कि जो आपकी पार्टी है, चाचा भतीजा में मेल तो हो गया, पर सवाल है कि ये तो मैं फिर कह रहा हूं कि आपसी एक परिवार था समाजवादी पार्टी जी, आज विलय क्यों नहीं हो गया? आप लोगों ने अपनी पहचान अलग रखने की कोशिश क्यों करी? क्या अभी भी अखिलेश जी पर ट्रस्ट नहीं है चाचा जी को? देखिए, अगर अखिलेश जी पे ट्रस्ट नहीं होता तो हम भी पहले बात करते कि इतनी सीट दो, ये पद दे दो, ये दे दो, ऐसी हमने कोई बातें नहीं की। विलय क्यों नहीं सर? विश्वास की बात है। अब रही बात विलय की, तो हमें तो लोकतंत्र को भी तो बचाना है। आपने कहा कि छोटे दल बड़ी बात नहीं करते। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिले, यह बात प्रसपा ने पूरी ईमानदारी से बताई थी और हम ही लोगों की चिट्ठियों पे यूएनओ 2 कदम आगे भी बढ़ा। आज ट्विटर पे हिंदी में यूएनओ अगर है तो वह प्रसपा की लड़ाई की देन है। हम ये नहीं कहते कि मुल्क को धर्म और जातियों में बांट दो। एक धर्म की लड़ाई चली थी और हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो गए। आज भी भारत और पाकिस्तान की स्थिति क्या है? प्रति व्यक्ति आय में भारत 139 देशों से पीछे, समग्र विकास में हिंदुस्तान 129 देशों से पीछे। हाँ, अरबपतियों के मामले में 4थे स्थान पर हो गया है, 2 गुजरात के उद्योगपतियों के नाते। मान्यवर, आप ये बताइए कि लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब लोहिया के सामने प्रस्ताव रखा था पंडित नेहरू ने कि आप विदेश के सबसे बड़े जानकार हैं, जर्मनी से पढ़े लिखे हैं, 26 भाषाएं आती हैं, आप विदेश मंत्री बने, तो लोहिया ने क्या कहा था? नहीं, लोकतंत्र को बचाना है, विपक्ष और जनता की आवाज को रखना है। एक परिवार की 2 पार्टियां, उससे विकेंद्रीकरण कैसे होगा? उससे बिल्कुल होगा। हम तो कह रहे हैं एक परिवार में नहीं, एक व्यक्ति, परिवार, ये सब समाज की इकाइयां हैं और दल बनाना हर आदमी का राजनीतिक अधिकार है। इसीलिए आप देखिए, पहला ही जब चुनाव हुआ था तो 53 राजनीतिक दल थे। नेहरू चाहते तो एक कानून बना देते कि दूसरा कोई दल नहीं रहेगा, लेकिन 53 दल थे और उन्हीं छोटे दलों ने आज लोकतंत्र के चिराग को जिंदा रखा। और एक चीज और बता दूं मान्यवर, सर आरोप ये लग जाते हैं ना कि ये जो इतने सारे दल हैं, हम तो एक मिनट सर, अब मान्यवर आप बड़े व्यक्ति हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देना धृष्टता होगी, लेकिन फिर भी मैं कह दूंगा इंतजार करिए। बहुत ज्यादा बाधा है, लोहिया और जयप्रकाश का दौर हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। बिल्कुल समय नहीं है और हमारे दूसरे मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम आपसे सवाल लेना चाहते थे, लेकिन क्योंकि समय की बाधा है तो हमें इस सेशन को यहीं खत्म करना होगा। एक और खास मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनका सेशन शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक बात कह के बात करूंगा, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात में संजय निषाद जी ने कहा किसानों के लिए, इनको ये बता दें कि लागत का 1.5 गुना मूल्य इनकी सरकार दे पाई कि नहीं दे पाई, किसानों की आमदनी 2 गुनी हुई कि नहीं हुई, गन्ना किसानों को उनका बकाया भुगतान दिला पाए कि नहीं दिला पाए। महंगाई लगातार बढ़ती गई, लेकिन इन 5 वर्षों में
गन्ने की कीमत नहीं सरकार ने बढ़ाई, इस पर भी इनको बोलना चाहिए। मैं तो इनका जवाब इतनी है कि आज के दिन में जब देश आजाद हुआ था तो $1 1 रुपए के बराबर था, लेकिन इन पार्टियों ने ऐसा हुआ कि अंग्रेज अब आते हैं तो $1 देते हैं, 76 बिस्कुट पाते हैं, 76 गुना गरीब कर दिया। 2 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। डॉलर का कीमत डॉक्टर संजय जैसे लोग हैं रुकवा दिए हैं। अब महंगाई भी घटेगी और देश में डॉलर का कीमत भी घटेगा और रुपए का कीमत भी बढ़ेगा। समय दीजिए, समय से सब कुछ होता है। मित्रों, आपने बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप लोगों। धन्यवाद अशोक। मित्रों, आप लोग अभी मंच पर रुके, आपका सम्मान होना है। मित्रों, आपने बैठकर तमाम डिबेट्स देखे होंगे, लेकिन ये डिबेट खड़े होकर देखा, जोरदार तालियां बजाइए। मैं अनुरोध करूंगा महानिदेशक दूरदर्शन और अपर महानिदेशक से, कृपया हमारे मेहमानों का सम्मान करें। संजय निषाद जी सम्मानित होते हुए, अनिल दुबे जी और हमारे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ प्रिया जी, कृपया आप भी महानिदेशक महोदय का हाथ बटाएं। मंच पर सम्मान हो रहा है इस सत्र के मेहमानों का और अगले सत्र की तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। बहुत शीघ्र हम अगले सत्र की ओर बढ़ रहे हैं।